गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4। बहुत सिंपल चैप्टर। किस चीज की बात करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट सिंपल लेमन लैंग्वेज में लड़ाई झगड़ा। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। जब आप और आपके सामने वाला बंदा, आप दोनों की सोच मैच नहीं करती, तो वहां पे आप अपनी चलाते हो, सामने वाला अपनी चलाता है ना? तो वहां पे एक आर्ग्यूमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उस आर्ग्यूमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। और इसी की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से आपको स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करो। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, नेगेटिव एटीट्यूड, एंटागोनिज्म, एग्रेशन, राइवलरी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इतने गंदे गंदे वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इन्हें, है ना? ये वर्ड तो याद हो जाएंगे। नेगेटिव एटीट्यूड, एग्रेशन, राइवलरी, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी अपने सामने वाले बंदे से मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब लड़ाई झगड़ा है, नेगेटिव एटीट्यूड है, आप उसको पसंद नहीं करते। दैट क्रिएट्स conflict between you and the other individual. It is also associated with situation that involve contradictory or irreconcilable interest within the between two opposing groups. दो ग्रुप बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक छिड़ गया, मतलब आप कह रहे हो पाकिस्तान जीतेगा, दूसरा कह रहे इंडिया जीतेगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जहां आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, वहां पे लड़ाई स्टार्ट होती है, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, वहां पे वो आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट बन जाता है। ठीक है, सो दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। अब डेफिनेशन और देख लो, ये तो थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन था। डेफिनेशन देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज एन डिसएग्रीमेंट। आप अग्री नहीं कर रहे हो बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, विद ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ट्राइंग टू गेन एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स व्यू और ऑब्जेक्टिव्स ओवर अदर। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिसएग्रीमेंट। नहीं नहीं नहीं, इंडिया ही जीतेगा। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए। आज तो मैंने पैसे लगाए हैं, सट्टा लगाया है, ये सब, आज तो पाकिस्तान ही जीतेगा। तो यहाँ हो गया डिसएग्रीमेंट। आप अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान जीतेगा। क्या कर रहे हो यहाँ? आप अपना एक्सेप्टेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, एज कंपेयर टू दी अदर पार्टी और अदर इंडिविजुअल। सो दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। आप कॉन्फ्लिक्ट देख लिया, फीचर्स देख लो कॉन्फ्लिक्ट के। क्या होता है फीचर्स? कॉन्फ्लिक्ट occurs when individual are not able to choose among the available alternative course of action। मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है? when individual
आर नॉट एबल टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास दो ऑल्टरनेटिव थे, या तो इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, उन दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से दो लोग, आप अपनी राय दे रहे हो, दूसरा अपनी राय दे रहा है, और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इम्प्लाइज दैट दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग परसेप्शंस। मतलब आपके जो परसेप्शन है, आपका जो सोच है, आपका जो नजरिया है, वो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। मतलब आप कुछ अलग सोच से बता रहे हो, सामने वाला अलग सोच बता रहा है, सो दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस है मतलब एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब पूरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, इट एज इट इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। डायनेमिक मीन्स एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स हैं। भाई कहानी स्टार्ट हुई थी कि भाई 10 तारीख को क्रिकेट मैच है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, तो ये एक इवेंट था, ये एक घटना थी जो घटी। घटने के बाद फिर वो धीरे 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 10 लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया, फिर पता चला उनमें आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फिर वो 10 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए, फिर वो करोड़ों में बदल गए। राइट, तो ये क्या है, एक इवेंट है पूरा, एक पूरी घटना घटती है, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन आता है। ऐसे नहीं आता कि आप और मैं बैठे 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 कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, नहीं। एक टॉपिक होता है जिसपे आप पहले डिस्कस करते हो, फिर आपको लगता है मेरी सोच सामने वाले की अलग है, फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो ये इट अकर्स, इट इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब आ जाओ, देखो फोर्थ पॉइंट और है, कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी परसीव्ड बाय पार्टीज टू इट। अब कॉन्फ्लिक्ट में क्या होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, पार्टी ए पार्टी बी, पार्टी इंडिया पार्टी पाकिस्तान। तो दो पार्टी होंगी तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिंगल एक पार्टी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। अब देखो, ये तो हो गए फीचर्स। क्या पढ़ा फीचर्स में, कि एक तो उसमें दो पार्टी होनी जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए। दूसरा पढ़ा, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, पूरा इवेंट्स होती है, पूरी एक घटना घटती है, उसके बाद होता है एक कॉन्फ्लिक्टिंग परसेप्शन। जब लड़ाई होती है उसके लिए आप, दैट मीन्स कि वहां आपके परसेप्शन, आपकी वैल्यूज डिफर कर रही हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, आर नॉट एबल टू चूज अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। आपके पास जो भी अवेलेबल जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, वो जब उनमें से आपको चूज नहीं कर पाते हो, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, सिंपल। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये रहा, ये टाइप्स ही हैं, पर मैंने उसको हेडिंग दे दी, कॉन्फ्लिक्ट जो है दो तरह से होते हैं, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दो तरह से होते हैं, एक तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगा और एक डिसफंक्शनल। फंक्शनल मींस ऐसी लड़ाई जो कंपनी के लिए अच्छी है, मतलब उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और एक ऐसी लड़ाई जो कंपनी को घाटे में ले जाएगी, लॉस मेकिंग होगी, वो होती है डिसफंक्शनल। पढ़ो, देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बोल्डिंग रिकॉग्नाइजेस that some optimum level of conflict in associated personal stress and tension are necessary for progress and productivity। मतलब यहाँ पे पर्सनल स्ट्रेस एंड टेंशन होना जरूरी है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, जब आपके फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं टेंशन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है। ठीक है, दोनों को आएगा। बट ही पोर्ट्रेज कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरी एज अ पोटेंशियल। छोड़ दो, मेन चीज पे आ जाओ। यहाँ देखो, मेन जो लाइन याद करने की, एक तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। दूसरी चीज आपको क्या फोकस करनी है, कि वी कैन से दैट कॉन्फ्लिक्ट विच सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस इज नोन एज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। आपको लग रहा है कि आपको शेयर्स परचेज करने चाहिए किसी XYZ कंपनी के, आप उस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तभी तो आप लड़ाई कर रहे हो ना। आपको लग रहा है कि आप कोई चीज आप परचेज करने गए हैं, आप सामने वाले से या सेलर से
आप उस चीज का आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि नहीं ये उतनी प्राइस का मार्केट में बिकते ही नहीं, आप ओवर प्राइस करके बेच रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी है ना कि यार आप जो चीज को गलत बेच रहे हो, गलत प्राइस पे बेच रहे हो, उसको आप सही करके बेचो। तो दैट शोज कि आप एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हो, एक पॉजिटिव साइड की तरफ हो, आप एक परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो ग्रुप के गोल्स है उन्हें अचीव करने के लिए जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो, थोड़ी बहुत हो जाती है, सबकी होती है, तो दैट शोज आप फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गए। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल किस चीज की बात कर रहे हैं, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हिंडर द ग्रुप परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस को जो खराब करे, आपके गोल्स को अचीव करने में जो बैरियर्स आए, रुकावटें आए, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हो गए आपके, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर? नाउ कम टू फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से कुछ पॉइंट हैं कि हमें अगर कोई चीज अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। हमें टेंशन रिलीज करनी चाहिए, बिल्कुल खुली हवा में जाओ, सांस लो अच्छे से, तब आपको आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी। कभी कभी होता है कंपनी में बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, आपका जो काम है वो बन नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा वॉक करके आते हो, एक चाय पी के आते हो, एक कॉफी पी के आते हो, और उसके बाद आप अपने वापस काम पे फोकस करते हो। तो दैट शोज कि वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव तरफ ले जा रहा है ना, कहीं आपको खराब तो नहीं कर रहा ना सिचुएशन को, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी टेंशन को रिलीज करना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, एनालिटिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्ले एनालिटिकल थिंकिंग इन आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, आपको कुछ अलग, कुछ व्यूज, कुछ ओपिनियंस जो है आपकी वो कुछ डिफरेंट होंगी नॉर्मल थिंकिंग से, दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग। ग्रुप कोहेसिवनेस, फिर से डिग्री ऑफ यूनिटी ऑफ ग्रुप। आपके ग्रुप मेंबर्स में जितना ज्यादा कोहेसिवनेस होगा, जितनी यूनिटी होगी, उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे, वो कभी हिंड्रेंस नहीं बनेगा, वो फंक्शनल क्या कहते हैं, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। मतलब आपके ग्रुप में जितनी बेटर यूनिटी है, जितना ग्रुप साथ में काम कर रहा है, दैट शोज ग्रुप कोहेसिवनेस, और वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। फिर कंपटीशन, कंपटीशन देखोगे दैट मीन्स कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइजेस तो होते हैं, मतलब कंपटीशन है, आप कोलगेट ले लो और आप एक और ये ले लो, पतंजलि का जो क्या नाम है उसका टूथपेस्ट का, दंत कांति है ना, कोलगेट और पतंजलि के टूथपेस्ट में कंपटीशन है तो है। लेज ले लो, कुरकुरे ले लो, कंपनी अलग अलग है, उनमें भी कंपटीशन है। आईटीसी में कंपटीशन है, और आपके ये दूसरी कौन सी है, हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, इन दोनों में कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन होना वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। आपके फ्रेंड में अगर कंपटीशन है कि भाई हम ही दोनों जो है टॉप स्कोर करते हैं, फर्स्ट, या तो ये फर्स्ट पे आएगा, नहीं तो मैं फर्स्ट पे आऊंगा, दूसरा सेकंड पे आएगा, ये कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए आई मीन वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। आप अपने आप को और बेटर, आपकी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करोगे, और बेटर परफॉर्म करने पे फोकस करोगे। सेम अप्लाइज इन दी कंपनी, कि कंपनी में जितना कंपटीशन होगा, आप अपना कंपनी को और स्टैंड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी आपकी एनहांस करने की कोशिश करते हो, अपने एफर्ट्स को और इंक्रीज करते हो। चैलेंज, वही कंपटीशन चैलेंज एक तरह से एक ही बात कर रहे हैं कि आप जितना क्रिएटिव सोचेंगे, आप जितना हटके सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू ग्रो। स्टिमुलेशन फॉर चेंज, आपको क्या करना है, आपको चेंज को एनकरेज करना है। स्टिमुलेशन मीन्स एनकरेजमेंट। ठीक है, लिख लो जिसको नहीं पता। स्टिमुलेशन मीन्स एनकरेजमेंट, चेंज को एनकरेज करो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, अपनी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेंज करो एज पर द एनवायरमेंट। अब यार आप वही पुराने मोबाइल फोन्स तो नहीं यूज कर सकते ना, कीपैड वाले, आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। इसी तरह से कंपनी भी अपने आप को अपग्रेड करती है एज पर दी कंपटीशन। और देख लो, एक दो पॉइंट और देख लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, अगर आप अपने एम्प्लॉइज में, अगर आपको पता चल जाता है कि इस एम्प्लॉय में ये वीकनेस है, इस एम्प्लॉय में एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, या ये सामने वाले बंदे में कस्टमर से डील करता है पर इसको कम्युनिकेशन नहीं आता, तो आप अगर उन्हें बेटर प्रोग्राम्स या
एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हो, उन्हें ट्रेनिंग देते हो, उससे वो चीज इंप्रूव हो सकती है। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज को कि अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, हु इज इन्वॉल्व्ड, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एवरीथिंग। तो वो अवेयरनेस का पार्ट हो गई। हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपको, भाई ये नहीं कि आप कॉन्फ्लिक्ट में बहे जा रहे हो, है ना, गुस्सा आ रहा है तो आए जा रहा है, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो आपको मैच्योरली बिहेव करना है, आपको हाई क्वालिटी डिसीजंस लेने हैं। और लास्ट पॉइंट आ गया एंजॉयमेंट। अब एंजॉयमेंट भी जरूरी है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि रिक्रिएशन जरूरी है, वही चीज यहाँ पे आती है कि आपको एंजॉयमेंट भी अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ता है। मतलब उनका माइंड और ओपन अप होता है और क्रिएटिवली वो सोच सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक कंटिन्यू स्टडीज नहीं कर सकते। यू नीड एंजॉयमेंट, यू नीड रिक्रिएशन। सेम अप्लाइज इन द कंपनी, एम्प्लॉयज को भी रिक्रिएशन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी तो उनका भी माइंड क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। हम क्लास के बीच में क्यों ब्रेक लेते हैं, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, जिसको नींद आ रही है वो उठ जाए, है ना। ऐसे कंपनी में होता है कि काम करते करते सब थक जाते हैं, सो यू नीड अ टी ब्रेक और अ कॉफी ब्रेक। उससे आप थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, आप रिक्रिएशन में रिक्रिएट हो जाता है, एंजॉय वाला मूड हो जाता है। चाहे आप वो स्पोर्ट्स से करो, गेम्स खेल के करो, मूवी देख लो, प्लेस देख लो, बुक पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, आपका रिक्रिएशन का जो भी तरीका है, म्यूजिक सुन लो, जो भी करना है। अब ये मत कहना मैम डांस कर सकते हैं क्या, आप कंपनी में डांस नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन आप लंच ब्रेक में डांस कर रहे हो। हाँ, वो भाई वो सीईओ है ना, आप सीईओ कर सकते हैं, उस पे कोई हंस भी नहीं सकता ना। एक्चुअली में आप करोगे कंपनी में तो आप पे 10 लोग हंसेंगे, और भले आप रिक्रिएशन के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए पॉजिटिव साइड। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या क्या करा, वो हो गए आपके फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डिसफंक्शनल, जो हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेंगे, खराब करेंगे। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज कंपनी मतलब जितनी बार छोड़ छोड़ के जाते हैं ना, ड्यू टू जॉब डिससेटिस्फेक्शन, मतलब साल में 10,000 लोग छोड़ गए, सॉरी 10,000 ही छोड़ गए तो एम्प्लॉयज ही होते हैं, 1,000 लोग छोड़ गए, 500 लोग छोड़ गए एक साल में कंपनी, तो दैट शोज एम्प्लॉय टर्नओवर। हाँ, जितना रेट पे एम्प्लॉयज जो है कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्या है, कंपनी के लिए एक हिंड्रेंस बन जाता है, एक तरीके का बैरियर बन जाता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है इससे। टेंशंस, आप ज्यादा टेंशन लोगे, ज्यादा एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टेनिटी आएगी, वहां पे कंपनी के लिए गड़बड़ है, एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका हाई लेवल ऑफ टेंशन जो है वो आपको कम करना पड़ेगा टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए टेंशन रिड्यूस करो, एंजाइटी रिड्यूस करो, अपना अनसर्टेनिटी को, फ्रस्ट्रेशन को खत्म करो। तीसरी चीज डिससैटिस्फैक्शन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। डिससैटिस्फैक्शन किससे आता है, जॉब डिससैटिस्फैक्शन, चाहे पे से आएगा, चाहे आपके फिजिकल कंडीशन से आएगा, वो वाले पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, जो हमने यूनिट 1 में डिससैटिस्फैक्शन पढ़ा था। जॉब डिससैटिस्फैक्शन किस में पढ़ा था, 2 फैक्टर थ्योरी में। याद आ गई वो भी थ्योरीज। क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट, अगर आपके एम्प्लॉयज में आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, अगर आप 4 लोग, आप 4 एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, एक टीम में काम कर रहे हो, और आप आपस में ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे, तो क्या आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन होगा? क्या आप अपना परफॉर्मेंस या अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो क्या करेगी, अल्टीमेटली अपने आपकी कंपनी को ले डूबेगी। तो यहाँ पे ट्रस्ट होना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी के लिए। पर्सनल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, कंपनी को चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें, पर कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल को खुद को भी तो ग्रो करना है, कंपनी के गोल्स को तो पूरा कर रहा है, पर अपनी स्किल्स को भी तो डेवलप करेगा, तभी तो एक बैलेंस बना के चलेगा ना। आपको बस गधे की तरह आके बस काम दिए जा रहे हैं, आप करे जा रहे हो, आपका खुद का कोई डेवलपमेंट नहीं है, आपसे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहा, तो आपको आता ही नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, तो वो चीज यहाँ पे कंपनी हैम्पर करती है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अगर नहीं हुआ ना, कि अगर आपके पर्सनल गोल्स अचीव नहीं हुए ना, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक करोगे और वही कंपनी की प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब है
कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव करना ही है, साथ में आपके जो पर्सनल गोल है वो भी अचीव होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉस्ट। अब हमने पहली बात करी थी एम्प्लॉय टर्नओवर की। अगर एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे कंपनी के लिए तो एक तरह से कंपनी का तो पैसा लग गया ना, कंपनी के लिए तो वो लॉस ही है ना। अगर मैंने सबके लिए आपके लैपटॉप्स अरेंज कर दिया और आप कंपनी छोड़ के चले जाओ तो कंपनी के लिए तो एक कॉस्ट हो गई, एक खर्चा हो गया ना एक तरह से, तो वो हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉस्ट। मतलब अगर एम्प्लॉयज जो है कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो वो क्या करता है, कंपनी को वीकन करता है, मतलब डुबा देता है ना, फाइनेंशियली वीक कर देता है, तो वो एक तरह से कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई। डन। तो ये पॉइंट्स थे आपके टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के। ये हो गई कहानी कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, क्या पढ़ा? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर या फीचर्स, और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स जो हो गए फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसफंक्शनल। फंक्शनल वो जो परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे कंपनी की, डिसफंक्शनल वो जो परफॉर्मेंस को खराब करेंगे, ले डूबेंगे। अब आ जाओ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मालूम है किसी को क्या होता है? क्या होता है नेगोशिएशन? सॉरी, भाव तोल। यस, मम्मी करती है सबकी, सब्जी वाले भैया से करती है ना कि ये 10 नहीं, ये तो 8 रुपए वाली सब्जी है, वही वाली चीज, वही नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन के लिए सबसे पहले होता है टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप नेगोशिएशन करोगे, जो भी आप खरीदने जा रहे हो उस पे नेगोशिएशन होगा। कोई कंपनीज मर्जर कर रही हैं, मतलब ए कंपनी बी कंपनी साथ मिलके जब काम करेंगी, मारुति और सुजुकी कंपनी ने मर्जर किया ना, तभी वो हीरो होंडा ने, दोनों ने मर्जर किया तब वो हीरो होंडा बनी। तो वहां पे भी कुछ नेगोशिएशंस हुए होंगे, राइट? वहां पे भी कुछ नेगोशिएशंस हुए होंगे। अब नेगोशिएशन है क्या एक्चुअली में? जब आप एक कॉमन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो या उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आप जो डिस्कशन करते हैं, आप थोड़ा सा अपनी मनवाते हो, सामने वाला थोड़ी अपनी मनवाता है, फिर जब आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आ जाते हैं कि ना चल तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, ये वाला पॉइंट, वो होता है नेगोशिएशन। It is a discussion that resolves an issue. That resolves an issue in a way that both parties find acceptable. तू भी खुश रहना चाहिए, मैं भी खुश रहना चाहिए। हम जाते हैं कि कोई गर्ल्स बहुत करती हैं ये चीज, है ना। जीटी मार्केट गए, कुछ फुटवेयर खरीदना है, भैया बोले 800 रुपीज, नहीं भैया बहुत ज्यादा है, नहीं आप 400 में डन करो। वो बोल रहा है 800, आप बोल रहे हो 400, दोनों की बात नहीं चली, नहीं मैम चलो ना आपकी ना मेरी 600 पे डन करते हैं। सो दैट इज नेगोशिएशन। आप दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आते हो, ना तेरी होएगी ना मेरी होएगी, एक जना, दोनों जने कॉम्प्रोमाइज करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इश्यू को रिजॉल्व करते हैं, दैट इज नेगोशिएशन। इन अ नेगोशिएशन ईच पार्टी ट्राइज टू परसुएड द अदर। हम एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं, परसुएड करें मतलब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, with his or her point of view, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के हम क्या कर रहे हैं, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, मतलब ऐसे क्लास में बैठे बैठे हंसी आ रही है। अपना पॉइंट रख के सामने वाले को परसुएट कर रहे हैं कि भाई नहीं, मेरे को तो 400 में ही खरीदना है भैया, ये सैंडल मैं 400 में लेके जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। पर वो माने नहीं माने इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट हम इस तरह से नेगोशिएशन करते हैं। बाय नेगोशिएटिंग ऑल पार्टीज इन्वॉल्व ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूइंग। हम अवॉइड करते हैं कि आर्ग्यू ना हो, बहस नहीं हो, बट हम प्यार प्यार से एक दूसरे को अपनी बात मनवा लें, है ना। जब हम कंपनी की बात करते हैं, या हम कंपनी की हाथापाई पे नहीं उतरे, है ना। तो जब हम नेगोशिएशन की बात करते हैं तो या हम ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, या हम वो सब्जी वाले भैया की या वो फुटवेयर वाले भैया की बात नहीं कर रहे। तो कंपनीज में जब ये होता है, नेगोशिएशन होता है, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा मारुति और सुजुकी कंपनी के बीच में कि वो आर्ग्यूमेंट में आ गए हो। अरे बाबा, बट ये होता है ना कि मैं नेगोशिएशन की बात करूं, अलग अलग, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट कि वो अलग कैसे हुए, क्या हुआ। पर जब हम नेगोशिएशन बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम साथ मिलके काम करेंगे ना। आप और मैं साथ मिलके काम करेंगे तो हम शांति से बैठ के बिना लड़ाई झगड़े के बात करेंगे, तभी होगा ना। अगर मैं यहीं बैठे बैठे आपसे आर्ग्यू कर लूं,
अगर मैं यहीं बैठे बैठे आपसे आर्ग्यू कर लूं तो आप वैसे ही बिदक के चल जाओगे, मानोगे आप मेरी बात? कभी हीरो और होंडा कभी साथ मिलके काम करते? कभी मारुति और सुजुकी ऐसे साथ मिलके काम करते क्या? नहीं करते। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता तो है ना, आर्ग्यू को अवॉइड करके होता है नेगोशिएशन। बट अग्री टू रीच सम फॉर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज करके ना 800 ना 400 600 पे आके, उसने भी कॉम्प्रोमाइज किया 200 रुपए का, मैंने भी कॉम्प्रोमाइज किया 200 रुपए ज्यादा देके, तो यहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अपनी प्रॉब्लम को या अपने इश्यू को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपका नेगोशिएशन हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के फैक्टर्स क्या है, क्या चीजें आती हैं, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग नेगोशिएशन होता है। पार्टीज इन्वॉल्व, यहाँ पे नेगोशिएशन दो पार्टी के बीच में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। दो पार्टीज होना कंपलसरी है, आप अपने आप से नेगोशिएट नहीं कर सकते, दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। रिलेशनशिप, आपका और सामने वाली पार्टी का आपस में कैसा रिलेशनशिप है। हम कंपनीज की बात कर रहे हैं तो कई कंपनीज का रिलेशनशिप एज कॉम्पिटिटर्स भी अच्छा होता है। जरूरी नहीं है हम कॉम्पिटिटर हैं तो एक दूसरे से जेलस ही होते हो या कुछ, बट हम शांति, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई शांति से काम करते भी हैं, इवन कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं। एचडीएफसी और एयू बैंक आज की तारीख में कोलैबोरेशन में भी काम कर रहे हैं अलग अलग ही कॉम्पिटिटर्स ही हैं, बट कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट पे वो कॉमन एक साथ कोलैबोरेट करके भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप दूसरी पार्टी से अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो भी डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन, आप सॉरी फर्स्ट पॉइंट था आपका पार्टीज इन्वॉल्व। पार्टीज इन्वॉल्व मीन्स यहाँ पे हमारी दो पार्टी होनी जरूरी है, दोनों पार्टी अपने अपने इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है, अपने अपने वीकनेसेस पॉइंट्स सब कुछ डिस्कस करती हैं, क्या बैकग्राउंड है वो डिस्कस करती हैं, ये सारी चीजें। रिलेशनशिप आपका बेटर होना चाहिए आपकी अदर पार्टी से, लड़ाई झगड़ा पहले से होगा तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे, कभी नेगोशिएशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, जो बंदा नेगोशिएशन करने जा रहा है दोनों पार्टी की तरफ से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत मैटर करता है। कई लोग उस 800 रुपए में ही खरीद के जाएंगे उन शूज को, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपनी बात मनवा पाते, राइट। पर जो बंदा 400 बोल के 600 पे आया, उसने कहीं ना कहीं 200 रुपए भी तो कम कराए ना, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल तो थी ना वहां पे। वही चीज, कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है। ऑल्टरनेटिव्स, अगर ये नहीं तो दूसरी चीज क्या, अगर 400 नहीं तो उसका ऑल्टरनेट क्या था, प्राइस मेरे पास 600 था, अगर मुझे ऑल्टरनेट पता होगा, सपोज सामने वाली पार्टी मेरे पॉइंट से अग्री नहीं कर रही है, कुछ भी कर लिया मैंने, नहीं अग्री कर रही है, तो मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या अवेलेबल है, मैं और क्या कर सकती हूँ, है ना। तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव। रियलिस्टिक ऑप्शन विच टॉक्स अबाउट व्हाट ऑप्शन में बी पॉसिबल टू अचीव एन आउटकम, आउटकम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए क्या ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है, वो रियलिस्टिक ऑप्शंस हो गए, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है। हैव द पार्टीज एक्सप्रेस्ड वेयर देयर में बी फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर डिमांड, मतलब जो आप डिमांड रख रहे हो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। एक तो होता है नॉन नेगोशिएबल, कई लोग लिखते हैं फिक्स्ड प्राइस ओनली, वो तो नॉन नेगोशिएबल हो गया, वहां तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, वहां आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। कहीं कहीं ऐसे ऐसे केस में जरूरी होता है जहां आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होना इज रिक्वायर्ड। लेजिटिमेट क्लेम्स, अब आप क्लेम मीन्स व्हाट, कि मैंने बोला, वही एग्जांपल आएगा, आप उसी से रिलेट कर पाओगे कि आपकी मम्मा ने बोला कि भाई मुझे तो ये चाहिए कम प्राइस में, नहीं 10 रुपीज पर केजी की जगह 8 रुपीज पर केजी दो, क्योंकि इसकी क्वालिटी, जो भी आप परचेज करो उसकी क्वालिटी, टोमेटो परचेज करो, टोमेटो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो क्या कर रहे हो आप, क्लेम कर रहे हो ना, प्रूफ दे के बता रहे हो ना कि ये चीज उतनी अच्छी नहीं है कि 10 रुपए दूं उस केले में। तो यहाँ पे हमें क्लेम भी रिक्वायर्ड है, मतलब आपकी कंपनी क्या आपस में प्रोमिस कर रही है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, क्या प्रूफ है आपके पास, वो क्लेम आप जब तक नहीं बताओगे तब तक नेगोशिएशन नहीं होता। लेवल ऑफ कमिटमेंट, आप कितना कमिटमेंट दे रहे हो, एचडीएफसी एयू बैंक साथ में काम कर रही तो उन दोनों का आपस में कमिटमेंट होगा ना कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24
मैं आपका इतना प्रॉफिट अर्न करवा दूंगा। एयू भी कुछ बोलेगी, एचडीएफसी भी कुछ बोलेगी, तो आप यहाँ पे कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं, है ना। मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको 60+ मार्क्स लाके दिखाऊं। आप अपने पेरेंट्स से करोगे ना, कभी तो करोगे। तो वो क्या है, वो आपका कमिटमेंट है। आपने प्रॉमिस किया है कि ये चीज मैं अचीव करके दिखाऊंगा। जितने लोग यहाँ पे हंसे वो पिटेंगे अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, नेगोशिएशन समझ आ गया कि आप एक प्रॉब्लम को या एक इश्यू को रिजॉल्व करते हो, साथ दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती हैं, ये होता है नेगोशिएशन। उसके हमने फीचर्स पढ़े, फीचर्स नहीं, हमने फैक्टर्स पढ़े, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े अभी। अब इसके बाद पढ़ो कि नेगोशिएशन का पूरा प्रोसेस होता है। नेगोशिएशन का अपना पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता बैठे बैठे नेगोशिएशन हो गया। सबसे पहले मुझे टॉपिक पता होना चाहिए जिसपे मुझे नेगोशिएट करना है। 5 स्टेप्स में होता है ये प्रोसेस। सबसे पहले मैं प्रिपेयर करूंगी और प्लानिंग करूंगी। मैं गई मार्केट में, मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी, सेम सैंडल्स मुझे कहीं 800 का मिल रहा था, कहीं 850 का, कहीं 900 का मिल रहा था। तो मैंने प्लान किया कि मैं इसी टॉपिक पे नेगोशिएट करने वाली हूँ, है ना। तो ये प्लानिंग हो गई, प्रिपेरेशन हो गई। मैंने प्रिपेयर किया कि ये सैंडल्स मुझे ए शॉप पे 800 के मिले, बी शॉप पे 850 के मिले, तीसरी शॉप पे 1000 रुपए के मिले। तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया कि मुझे इस टॉपिक पे नेगोशिएट करना है और कितने प्राइस पे करना है, ये चीजें मैंने पहले सोच के रखी। आपने भी कभी करा हो नेगोशिएशन, कहीं भी किया है ना, तो आपने उस जो भी आपने क्या खरीदा था जो नेगोशिएट किया, सब्जी तो ठीक है 200 की सब्जी हुई, नहीं 180 ले लो, हाँ ऐसे ना। तो वो क्या है, आपने कुछ सोच के किया ना, कुछ प्रिपेयर किया ना माइंड में, क्या नहीं मैं 180 की जगह पे कुछ और कह सकता था, पर मैंने 180 क्यों बोला, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी माइंड में। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, इधर आ जाओ, डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। उसके लिए आप रूल्स बनाते हो। रूल्स बनाते हो कैसे, अब देखो पहले ऐसे पढ़ो, ऐसे देखो, ऐसे समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में क्या करते हैं, बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। द हिस्ट्री लीडिंग टू द नेगोशिएशन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व एंड देयर परसेप्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेगोशिएशन। आपकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है, सामने वाले की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, जिस प्राइस में वो बेच रहा है, राइट। तो उसको मतलब अपनी कॉस्ट तो कवर करनी है, उसके साथ कुछ तो प्रॉफिट अर्न करेगा ही ना। तो यहाँ पे इस चीज की हम प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद रूल्स बनाते हैं। रूल्स कैसे, वंस द प्लानिंग इज डेवलप्ड वन हैज टू बिगिन डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स विद द अदर पार्टी ओवर द नेगोशिएशन इटसेल्फ। नेगोशिएशन के लिए आप क्या बनाते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हो कुछ। वेयर विल इट टेक प्लेस, कहाँ कहाँ होगी। कंपनीज करती है ना जब नेगोशिएशन, तो ऐसा नहीं होता, मतलब वो पूरा एक मेल के थ्रू होता है ये सारा प्रोसेस, राइट। उनका नेगोशिएशन वाला जो बंदा है वही सारा दूसरी पार्टी के नेगोशिएशन वाले बंदे से डिस्कशन करता है। पहले आपने डिसाइड कर लिया किस टॉपिक पे आप नेगोशिएट करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कहाँ होगा नेगोशिएशन की बातें। कहीं हम रेस्टोरेंट जाके करेंगे, कहीं हम अपने ही ऑफिस में बैठ के डिस्कशन करेंगे, कहीं कैफे में जाके डिस्कशन करेंगे, कहाँ करेंगे। लोकेशन यू हैव टू डिसाइड। व्हाट टाइम कॉन्स्टेंट्स, किस टाइम पे आपको आना है, किस टाइम पे मैं आऊंगा। टू व्हाट इश्यूज विल नेगोशिएशंस बी लिमिटेड। नेगोशिएशन जो है वो किस हद तक रहेगा, मतलब हम किस भाई मैंने बोला शूज की बात करी थी ना कि वो 800 के बेच रहा था, उसका भी एक फ्रेमवर्क होगा कि मैं 800 के शूज हैं, मैं 300 से नीचे जा ही नहीं सकता। उसके भी अपने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे कि मैं 300 के नीचे नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, नहीं खरीदा मत खरीद, ठीक है। तो उसके अपने कुछ कॉन्स्टेंट, एक उसके पास एक लिमिटेड वो है, क्या कहते हैं, उसका भी अपना दायरा है जिसमें जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। 300 से नीचे नहीं जा सकता तो वो नहीं बेचेगा। नहीं खरीदना मत खरीदो, ठीक है। तो ये भी एक नेगोशिएशन के कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो देम। अब थर्ड पॉइंट, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। आप अपना क्लैरिफिकेशन देते हो, उसको जस्टिफाई करते हो कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मेरे को 10 रुपीज पर केजी की जगह 8 रुपीज पर केजी लेना था, तो उस चीज का आप जस्टिफिकेशन दोगे कि भैया ये देखो ऐसी क्वालिटी आपकी। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन होगा, जस्टिफिकेशन होगा।
आप कह रहे हो कि मैं आपकी कंपनी परचेज कर रहा हूँ इन दिस मच रुपीज, मतलब करोड़ रुपीज, तो वो क्या है कि आप अपना जस्टिफिकेशन दोगे कि आपकी कंपनी में ये चीज गलत थी, ये चीज अच्छी है, आपकी गुडविल मार्केट में ऐसी है, ये है, वो है, तो आप अपना जस्टिफिकेशन प्रॉपर देते हैं। बिना जस्टिफिकेशन के काम नहीं होता। कोई कोर्ट केस होता है तो वहां पे भी जस्टिफिकेशन देता है ना लॉयर, कि मेरे अकॉर्डिंग ये बंदा गिल्टी है क्योंकि इसने ऐसा ऐसा किया, तो वो जस्टिफिकेशन है, अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहे हो आप। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब आप बार्गेन करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लिया, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए आपने रूल्स बना लिए, रूल्स के बाद आपने क्या बनाया, क्लैरिफिकेशन बनाया। अब आ जाओ आप ऑन द स्पॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप एक्चुअली में बार्गेनिंग कर रहे हो, अब आप एक्चुअली में बार्गेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। द एसेंस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस इज द एक्चुअल गिव एंड टेक इन ट्राइंग टू हैश आउट द अग्रीमेंट, अ प्रॉपर बार्गेन। अब आप एक्चुअली में बार्गेन, अब यहाँ से स्टार्ट हुई कहानी। 800 का नहीं 400 का, आपने बोला, सामने वाले नहीं नहीं 400 नहीं, नहीं 800 का ही लेना है, 800 का ही देना है, 800 का देना है। अब यहाँ पे वो जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज हो जाता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, फिर यहाँ पे हम अपनी डील को डन करते हैं एट वॉट एवर प्राइस, जिसमें भी हम प्राइस पे हमने डील क्लोज की, वो क्लोज हो जाती है डील। कंपनी खरीदनी है 2100 करोड़ में, तो वो क्लोज हो गई डील, और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो। ये होता है पूरा प्रोसेस नेगोशिएशन का। ये चीजें मतलब कंपनी की चीजें ऐसे नहीं कि एक दिन में सारी हो जाती है, महीने महीने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे दूसरी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, दूसरी कंपनी भी सेम चीज करेगी, फिर आप एक कॉमन डेट डिसाइड करते हैं कि किस दिन मिलना है, किस दिन मीटिंग होएगी, फिर आप अपने क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देते हो, फिर आप उस चीज पे आते हो कि एक्चुअली मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फाइनल प्राइस आपने तय करी है जो भी प्रोजेक्ट पे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, और फाइनली फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो। मतलब महीने साल भर ऐसे लगता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो ये है आपका नेगोशिएशन का प्रोसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इन नेगोशिएशन इफेक्टिवनेस। अभी तक समझ में आया, नेगोशिएशन तक क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है पक्का से? आई होप नहीं होगा। अब देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं। पॉजिटिव बिलीफ अबाउट नेगोशिएशन सच एज कंफर्ट विद नेगोशिएशन स्किल्स एंड बिलीफ दैट यू कैन इंप्रूव। मैंने कहा ना, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप नेगोशिएट कर पाओगे। तो ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सपोज मी एंड आविश आर डूइंग अ नेगोशिएशन, तो उसमें भी वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए या नेगोशिएशन स्किल, और मुझ में भी होनी चाहिए। अगर ये कह रहा है मैम 800 रुपीज में मैं आपको सेल करूंगा, तो वो अपनी बात पे उसी तरह से टिका रहना चाहिए। और मैं कह रही हूँ 400 रुपीज में, तो वो मेरी नेगोशिएशन स्किल्स बोलेंगी कि क्यों 400 रुपए। तो मतलब आपका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, आप में वो रेलिवेंट स्किल्स होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव बिलीफ अबाउट नेगोशिएशन, आप जब तक अपनी ही बात पे बिलीव नहीं करोगे, आपका फेस तो बोल रहा है कि यार नेगोशिएट तो कर रहे हैं पर 800 में दे दोगे तो भी चल जाएगा, तो क्या सामने वाला नेगोशिएट करेगा क्या? आपका फेस उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ और व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू नेगोशिएट विद। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल सच एज इंक्लाइनेशन टू कोलैबोरेट रादर देन कंपीट। आपको कोलैबोरेट करना है, कंपीट नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, अपनी बात को नहीं रखना है, आपको अपनी बात मनवानी है। ठीक है, आपको उसके साथ पैरेलली कंपीट नहीं कर रहे, साथ मिलके कोलैबोरेट करके दोनों एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके और फिर काम करोगे। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके इंटेलिजेंस, ऑन द स्पॉट आंसरिंग जो होती है जब आप नेगोशिएट करते हो, वो इंटेलिजेंस काम आती है, क्रिएटिविटी काम आती है। आपकी पर्सनालिटी, वही पॉइंट्स आ गए, सेल्फ एस्टीम, ओपननेस। आप अगर डल बॉडी से खड़े हो, एकदम झुके झुके खड़े हो, क्या ऐसा बंदा आपके साथ नेगोशिएट कर पाएगा? आप एक बार फेस देख के बोल सकते हो ये बंदा रेडी होने लायक है या नहीं है। नहीं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ही सब कुछ नहीं होता।
openness, self-esteem, confidence, your motivation level. That shows कि आप negotiation कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Observable characteristics, just such as gender. भाई बहुत important point है ये, बहुत important point है. Males females के सामने नहीं टिकते. हाँ होता है ना ऐसा भाई, जो झुक के चलना पड़ता है. यू हैव टू. मैरिड मैन एंड वुमेन आर लाइक दिस ओनली. मतलब आप वाइफ के आगे आपकी नहीं चल सकती है, राइट? वही चीज है यहाँ पे भी कि एक मेल बंदा एक फीमेल से ज्यादा झड़प नहीं कर सकता है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है अननेसेसरी बात पे, क्योंकि वहां पे फिर मतलब उस आदमी को गलत ठहरा देंगे. बेचारा इनोसेंट है, वो तो सिर्फ अपनी बात पे टिका हुआ है. तो वहां पे आपको जेंडर देख के बात करनी चाहिए, ठीक है? आप एज देख के, मैं मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं क्या एक 60 इयर्स के आदमी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हूँ बीच सड़क पे खड़े होके? नहीं, वो मेरी वैल्यूज अलाउ नहीं करेंगी. तो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट? जेंडर, एज, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. मतलब आपको देखना पड़ेगा सामने वाला का क्या जेंडर है, क्या एज का बंदा है, वो सारी चीजों पे आप करते हैं, ठीक है? ये हो गई आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कहानी कि भाई डिफरेंसेस कैसे आते हैं, कौन कब कैसे नेगोशिएट कर सकता है, या उनमें क्या ट्रेट्स होने चाहिए. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस. अब ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट खत्म. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉइंट और था, नहीं था. अब आ जाओ सीधा किस पे? स्ट्रेस. यही कॉन्फ्लिक्ट, यही लड़ाई झगड़ा, यही कॉम्प्रोमाइज होना नहीं होना लीड्स टू स्ट्रेस. कंपनी में आपको गोल्स दिए जा रहे हैं, आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, टाइम पे अचीव नहीं हुआ, दैट लीड्स टू स्ट्रेस. फैमिली का स्ट्रेस, फ्रेंड्स का स्ट्रेस, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा उसका स्ट्रेस, मेरी स्किल्स डेवलप नहीं हुई उसका स्ट्रेस, फालतू बैठे हो कोई काम धंधा नहीं उसका भी स्ट्रेस होता है ना? अभी आपका बीबीए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप फालतू हैं. एक दिन है ना पार्टी तो करोगे, वो अलग है, रोज फ्रेंड से भी मिलोगे, बट एक टाइम के बाद जब तक कुछ प्रोडक्टिव नहीं करोगे, वो आपको पक जाओगे ना, जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दैट लीड्स टू स्ट्रेस. तो ये सारी स्ट्रेस जो है, जो माइंड में टेंशन क्रिएट हो रही है, इसकी बात हो रही है यहाँ. क्या? The causes of stress are found within the environment, the individual and interaction between the two. या तो आपको environmental stress होगा, कुछ जोग्राफिकल हो गया, या कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाल दिए जिसपे आपको स्ट्रेस हो गया, 500 and 1000 के नोट्स बंद हो गए, स्ट्रेस हुआ था ना सबको, सबकी फैमिली में स्ट्रेस हुआ था, ठीक है? इंडिविजुअल स्ट्रेस होता है कि भाई आपके रोल से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब आप जो रोल चाहते थे आपको वो आपकी पसंद का रोल नहीं मिला, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया. जो आपको टास्क डिमांड थी, जो आपका काम आपको कह रहा था, जैसे सर्जन, अब सर्जन जो है उसकी ड्यूटी इस टाइप की है कि उसे स्ट्रेस होता है ना? मतलब ऑपरेशन कर रहा है, कोई सर्जरी कर रहा है, तो हो सकता है किसी की जान चली जाए, बच भी जाए, तो वो एक उसके लिए तो स्ट्रेस है ना. ऑल्दो वो शो नहीं करते, बट कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस. तो वो एक इंडिविजुअल का अपने अंदर से जो स्ट्रेस लेवल आता है, और कोई इसको अफेक्ट नहीं कर रहा ना, कंपनी ला रही है ये स्ट्रेस, उनका उनका पेशा ही ऐसा है, या उनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जो उनको स्ट्रेस दे रहा है. इसी तरह से एक इंडिविजुअल स्ट्रेस होता है, वो जो आपको बताया. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस होता है, ऐसा स्ट्रेस जो कंपनी आपको देती है. वर्कलोड, यस ट्रू, टारगेट लो, वही चीज है वर्कलोड, है ना? तो टाइम आपको ओवर आपसे टाइम से ज्यादा काम करवा रही है, ये सारी चीजें आपको टेंशन देती है. फिर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेसर्स भी होते हैं, जैसे आपकी फैमिली का स्ट्रेस. सपोज आपको जयपुर से कहीं दूसरी सिटी में आपको रिलोकेट कर दिया, तो वो भी स्ट्रेस होता है कि मतलब आपकी फैमिली कैसे रहेगी, है ना? राइट, फैमिली मतलब पेरेंट्स कैसे रहेंगे, वाइफ और हस्बैंड कैसे रहेंगे, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, ये सारे स्ट्रेस भी होते हैं, तो वो सब आप पढ़ेंगे. स्ट्रेस लिखो, स्ट्रेस यहाँ डेफिनेशन नहीं है, स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखो, 2 डेफिनेशन है, दोनों लिखो. Write down the first definition. Stress is a condition. Stress is a condition of strain. Stress is a condition of strain on one's emotion. O-N-E apostrophe S. On one's emotion, comma, thought process,
and physical conditions. Stress is a condition of strain on one's emotions, thought process and physical conditions. Next point लिखो, next definition लिखो. It can be defined as work overload. It can be defined as work overload. इस स्पीड से तो 1.5 घंटा लगेगा ही ना आंसर लिखने में. महेंद्र, it can be defined as work overload or underload of matter. Work overload or underload of matter or energy or information input TO2, or output from a living system. बस लिखा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया. Yes, ma'am. क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेन. आपके माइंड को स्ट्रेन आता है, जोर पड़ता है माइंड पे. ऑन वंस इमोशंस, आपके इमोशंस पे स्ट्रेन पड़ता है, आपके थॉट प्रोसेस पे स्ट्रेन पड़ता है, आपके फिजिकल कंडीशंस पे भी स्ट्रेन पड़ता है. कई लोग इतना ज्यादा टेंशन लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है स्ट्रेस की वजह से. तो वो भी स्ट्रेस है. आपके फिजिकल कंडीशन पे भी इफेक्ट डाल रहा है, आपके मेंटल कंडीशन पे भी इफेक्ट डाल रहा है. तो दिस इज अ स्ट्रेस. अब कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. कॉजेज क्या है? लिखो 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 लिखो. कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स. इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स. इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स में सब पॉइंट लिखो. रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्विटी, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो. इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स. अब देखो, एक तो होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट. रोल कॉन्फ्लिक्ट मींस व्हाट? कि आप जो रोल चाहते थे आपको वो रोल ही नहीं मिला कंपनी में. आप में स्किल्स थी कि भाई मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ कस्टमर से, मैं डील जनरेट कर सकता हूँ, लीड जनरेशन कर सकता हूँ, पर आपको रोल ऑफिस वर्क दे दिया. जैसा आपकी स्किल्स थी एक्सेल वर्क की, आपको काम कुछ और दे दिया, तो वो रोल में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपको टेंशन क्रिएट होगा, आपको आपकी पसंद का काम नहीं मिला, तो वहां आपका वो एक तरह से स्ट्रेसर बन जाता है, वो आपके लिए एक टेंशन बन जाती है. ठीक है. रोल एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियर. आपका रोल आपको क्लियर नहीं है, जो आपको टास्क परफॉर्म करना है वो आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तब भी आपको स्ट्रेस होता है. आपको यही नहीं पता मैं कम बैठा दूं पर मैं वो करना क्या है. आपको साफ साफ बताया ही नहीं गया कि आपको किसको अपना आप किसको आंसरेबल हैं, आपको किसको काम करके देना है, कौन आपका इमीडिएट बॉस है, क्या आपको एक्चुअली में रोल परफॉर्म करना है, वो भी आपके लिए एक स्ट्रेस बन जाता है. वर्क ओवरलोड. जितना आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आपको काम दे दिया जाए तो भी वो स्ट्रेस होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी.
आप अकाउंटेबल हो, जिम्मेदारी वही वर्ड है ना। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि आपने जो भी काम किया अगर सही हुआ तो भी आप अकाउंटेबल हो, गड़बड़ हो गई तो भी आप अकाउंटेबल हो। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ गड़बड़ हुई तो भी, तो वो आपके ऊपर एक तरह से बर्डन बन जाता है, एक स्ट्रेस बन जाता है ना कि भाई मुझे काम सही से करना है। और लास्ट आ गया करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट मीन्स कि आपको एक तरह से ये भी टेंशन होती है कि करियर कैसे ग्रो होगा। जॉब तो कर रहे हैं पर अपनी स्किल्स को भी तो एनहांस करना है ना, और यही एक 10,000 रुपए की नौकरी पे थोड़ी काम करना है, और बढ़ना है और ग्रो करना है और कंपनी में जाना है, चेंज करेंगे कंपनी, तो उसके लिए वो रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए ना। तो जब तक मेरा करियर डेवलप नहीं होगा, जब तक मेरी वो क्या कहते हैं स्किल्स मेरी डेवलप नहीं होंगी, तब तक काम नहीं चलेगा। सो दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस। अब एक लिखा इंडिविजुअल, दूसरा लिखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, सॉरी ग्रुप स्ट्रेसर, पहले ग्रुप लिखो। ग्रुप स्ट्रेसर, पॉइंट नंबर 1, ग्रुप कोहेसिवनेस। सोशल सपोर्ट, इंटर एंड इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप, फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में क्या आता है? पुशिंग, थेफ्ट, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंगर इंसिडेंट, लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। मतलब जो आपका स्ट्रेस के रीजंस क्या है, एक तो एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है, एक आपको ग्रुप स्ट्रेसर्स भी होता है, एक आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स भी होते हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं। तो इंडिविजुअल पढ़ लिया, अब ग्रुप पढ़ रहे हैं। अब ग्रुप में भी टेंशन होती हैं। आप एक टीम में काम कर रहे हो, दो से ज्यादा लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए, तो वहां भी टेंशन होती है। जैसे ग्रुप कोहेसिवनेस, अगर आपके ग्रुप में यूनिटी नहीं है, सब एक साथ काम ही नहीं करते, आप एक अलग बोल रहे हैं, दूसरा अलग बोल रहे हैं, सब एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, आप में एक यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, वो भी स्ट्रेस बनाता है। सोशल सपोर्ट नहीं है फ्रेंड्स का, कलीग्स का, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। इंट्रा एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स या रिलेशनशिप। इंट्रा मीन्स व्हाट, कि आपके ही ग्रुप के, एक एबीसी ग्रुप है, सपोज एबीसी ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोगों में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हाँ, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या तो भी स्ट्रेस होता है। और आपका एबीसी ग्रुप है, आपका और ग्रुप से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो इंट्रा मीन्स आपके ही ग्रुप के लोग, और इंटर मीन्स एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स का आपस में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और लास्ट हो गया फिजिकल वायलेंस, कोई आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है, इमोशनली हर्ट कर रहा है, चोरी कर ली ऑफिस में ही, है ना, कोई पुशिंग, धक्का मुक्का मार के चला गया आपको, दैट हर्ट्स ना, वो एक स्ट्रेस का रीजन बनता है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है आप पे कंपनी में सारे लोगों के सामने, आपका बॉस चिल्ला दे, तो वो आपके लिए स्ट्रेस टेंशन बन जाएगी ना। मतलब आप सब में वो हो जाओगे फेमस कि इसने काम नहीं किया अच्छे से, इसको निकालने की बात हो रही है, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, टास्क डिमांड। एक लाइन छोड़ देना। रोल डिमांड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क,
interpersonal relationship at work. Last, organizational leadership. बस 4 पॉइंट. टास्क डिमांड में लिखो इंडिविजुअल्स हु हैव, टास्क डिमांड में लिखो इंडिविजुअल्स हु हैव हेक्टिक शेड्यूल्स. हेक्टिक HECTIC. टास्क डिमांड में लिखना इंडिविजुअल्स हु हैव हेक्टिक शेड्यूल्स SCHEDULES. हेक्टिक शेड्यूल्स like surgeon, like surgeon SURGEON, surgeon, comma, players. बस. टास्क डिमांड, आपका टास्क ही ऐसा है जो टेंशन वाला काम है. जैसे सर्जन्स दिन भर उनको पेशेंट्स देखने, तरह तरीके के पेशेंट्स, कोई सीरियस कंडीशन में भी आता है, नॉर्मल में भी आता है, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस. हाँ, कोई सर्जरी कर रहे हो आप, तो आपको नहीं पता वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो आपके लिए भी एक स्ट्रेस है. अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, वो देखी थी ना कबीर सिंह, वो ये क्या कहते हैं, ओटी में गड़बड़ हो गई, वो ड्रिंक करके आ गया, वो मर गया बेचारा आधे ऑपरेशन में. हाँ, मतलब जो भी था. तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हो, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है ना. आप आंसरेबल हो उस चीज के लिए, गलती हुई कैसे, मीटिंग हुई थी ना उसकी भी. तो वही चीज है, वो टास्क डिमांड है. प्लेयर्स दिन भर प्रैक्टिस करते थकते हैं, एक्सरसाइज भी करनी है, ट्रिक्स भी सीखनी है, किस तरह से जीतना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी स्ट्रैटेजीज बनती है. तो दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस, है ना. तो आप फिजिकली इतने ज्यादा एक्टिव हो कि थक ही जा रहे हो और फिर भी आपको काम करना है, तो वो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है. कोविड में नहीं हुआ था डॉक्टर्स के लिए, कितनी हेक्टिक सिचुएशन हो गई थी. मतलब उन्हें दिन भर वो सूट पहन के और मास्क लगा के और वो सब कैसे ब्रीथ कर पा रहे होंगे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, है ना. तो ये होता है टास्क डिमांड. अगर आपका टास्क ही ऐसा है, आपका काम ही ऐसा है, आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जो आपको स्ट्रेस दे दे. दूसरा आता है आपका रोल डिमांड. फिर से वही चीज, रोल अनक्लियर हो, यहाँ पे लिख लो एम्बिग्विटी लिख लो, या रोल अनक्लियर हो, या रोल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो रोल डिमांड की बात करते हैं. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका आपस में आपके एम्प्लॉयज के साथ, कलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. आपका जो ये है सुपीरियर, सुपरवाइजर्स जो है, आपके बॉस जो है आपके, उनसे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. आपके सुपरवाइजर्स, ये सबऑर्डिनेट से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आती है, तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है. और लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप किस चीज की बात कर रहा है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप की. लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ें क्या, लीडरशिप होती है ना, पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा है. ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन लीडरशिप. ये लीडरशिप स्टाइल्स हैं. दैट मीन्स जब आप ऑटोक्रेटिक में बात करते हो, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है, वो अपने एम्प्लॉयज से राय नहीं लेता, वो होती है ऑटोक्रेटिक. पार्टिसिपेटिव मीन्स वो अपने एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं डिसीजन मेकिंग में. और फ्री रेन मीन्स कि वो मिक्स होके, मतलब दोनों लोग साथ में, मतलब टॉप मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉयज भी, सबऑर्डिनेट्स भी, सब साथ मिलके काम करते हैं. तो ये क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. अगर आपके ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चलती है, मतलब सारी डिसीजन मेकिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, तो वहां पे आपको स्ट्रेस होगा ना कि अब मेरी चल ही नहीं रही, हमारी सुन ही नहीं रहा कोई, हम अपने स्किल्स को कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे. दैट लीड्स टू स्ट्रेस. और एक और लिख लो, ये तो हो गई. और एक फोर्थ पॉइंट और है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल. एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स. इसमें क्या आता है, फैमिली, इसमें आता है रिलोकेशंस,
इसमें क्या आता है? लाइफ चेंजेस। एजिंग, एक्सीडेंट्स और डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ। लिखो। लिखा? एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी से हटके और जो आपको स्ट्रेस होता है, जैसे फैमिली का स्ट्रेस, हाँ रिलेशंस, हाँ, तो वो फैमिली स्ट्रेस मींस व्हाट, कि आपको अपने पता है कि भाई फैमिली को कैसे बढ़ाना है, अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे कि जिससे जॉब अच्छी मिले, फिर आप उससे अपनी फैमिली को चलाओगे, तो वो फैमिली का भी स्ट्रेस होता है। आपके पेरेंट्स की एजिंग हो रही है, वो लाइफ चेंज में आता है कि आपके पेरेंट्स की एजिंग हो रही है, आपको पता है आपको और मैच्योर होना है और उनको संभालना है, तो वो भी एक स्ट्रेस होता है आपको, है ना। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी के हाथ पैर में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, वो हो जाए, तो वो भी आपको क्या, कोई हैंडीकैप हो जाए, तो उससे भी आपको स्ट्रेस हो जाता है, राइट। मतलब आप क्या रहते हो, एक तरह से ऐसे कह लो कि आप उतना यूजफुल नहीं हो किसी के लिए जैसे आप पहले थे, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस, क्योंकि आप भाई आप एक तरह से ये हो गया ना कि क्या कहते हैं, हाँ, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंसी आ गई आपकी, है ना। तो ये भी स्ट्रेस हो गया। डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, जिसकी फैमिली है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, है ना, आपके छोटा बेबी है, ये है वो है, तो उनकी फैमिली कैसे चलेगी, तो ये आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए ना, एकदम सडन चेंजेस जो आ गए, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। रिलोकेशंस, ये जॉब रिलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, दैट मीन्स आप जयपुर में वर्क करते हो, आपको ट्रांसफर मिल गया दिल्ली में, तो अब आपको पता है कि फैमिली तो जयपुर में है, मेरे को वहां जाना है, तो फैमिली के साथ कैसे क्या कहते हैं रहोगे, या वहां पे सेटल कैसे होगे, या वहां पे मतलब खाना कैसे खाओगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस। ये पॉइंट्स याद रहने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अराइज कैसे होता है, मतलब किन रीजंस की वजह से, और इनका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, फिर खत्म चैप्टर, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस, एंड हाउ टू ओवरकम इट, और व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या हो गए स्ट्रेसर्स, कि स्ट्रेस आता कैसे, क्या चीजें आपको अफेक्ट करती है जो स्ट्रेस लाती है। अब लास्ट टॉपिक, वेरी वेरी लास्ट टॉपिक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया, समझ आ गया, ये सब लिख लिया ना, गायब हो गए क्या सब। नुकुन, आयुष, बोलो भाई। Yes, sir. सो नहीं, जाग रहे हो ना, जागना जरूरी है, जागते रहो। चलो, ये तो हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है वो एक ये है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के रीजंस क्या है, मतलब ये जो अपन ने पॉइंट पढ़े, और इनका सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेस कैसे खत्म कर सकते हो। अब पढ़ते हैं स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट हेडिंग डाल लो। स्ट्रेस और यू कैन से स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है। अब ये भी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, एक तो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज, अब इनके सब पॉइंट्स लिख लो भाई। टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, बिहेवियर कंट्रोल,
काउंसलिंग, एक्सरसाइज, नेटवर्किंग, लिखा। इंडिविजुअल स्ट्रेसर मींस कि वो जो आपको इंडिविजुअल स्ट्रेस हो रहा था ना, कैसे हो रहा था इंडिविजुअल स्ट्रेस आपको? रोल का कॉन्फ्लिक्ट है ना, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या आपको वर्क ओवरलोड हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल गई, करियर डेवलपमेंट का इश्यूज है, तब वो जो स्ट्रेस है भाई, करना तो सबको यही सब है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, पर उसको स्ट्रेस नहीं बना के भी हम काम कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप अपने टाइम को बेटर मैनेज करो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, शेड्यूल बना लो कि मुझे 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये, 11 से 12 ये, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, योगा करो, मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, वॉक करो, इससे जिम जाओ, यस यू कैन डू दिस। बिहेवियर कंट्रोल, आपको पता है कि आपको एंगर इश्यूज है, आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, तो आपको अपना बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप उस सिचुएशन से हट जाओ जो आपको बहुत गुस्सा दिला रही है, या कुछ सपोज अपन बात कर रहे हैं, बात करते करते बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई बहुत ज्यादा, तो आप अपने आप को सिचुएशन से हटा लो, वहां से चले जाओ। वो आप दैट मीन्स आप उस हीटेड आर्ग्यूमेंट से हट गए, आपका माइंड चेंज हो गया, आपका बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग, अपनी काउंसलिंग करा लो, बहुत जरूरी है। अगर लगता है ना कि स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, लोग काउंसलर से मिलते हैं कि क्या करना चाहिए जो मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए। बहुत मतलब स्ट्रेस इज सच अ बिग इशू कि अच्छे को पागल कर देता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मेडिकली भी कर देता है, फिजिकली भी कर देता है, बहुत तरह से कर देता है। तो आप काउंसलिंग भी करा सकते हो, एक एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। काउंसलिंग मीन्स कि आप एक एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज कैसे भी कर लो, चाहे गेम्स खेल के कर लो, चाहे स्विमिंग कर लो, चाहे जॉगिंग कर लो, चाहे व्हाटएवर एक्सरसाइज यू लाइक, वो आप कर सकते हो। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मीन्स फ्रेंड्स से मिलो, नेटवर्किंग मीन्स आप कम्युनिकेट करना, नेटवर्क, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो, फेसबुक का नेटवर्किंग, आप अपने फ्रेंड्स बढ़ा रहे हो, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो नेटवर्किंग है। मतलब आप फ्रेंड्स से मिल रहे हो, थोड़ा बातें कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, उससे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। आपको कहते हैं ना, अच्छा बोर हो गए, जाओ 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 खेलने जाओ, घूमने जाओ, गेड़ी मारने जाओ, राइट, हाँ, घूम फिर के फिर वही तुम्हारे पास एक ही काम है, गेड़ी मारना। तो ये एक इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स जो थे ना हमारे, स्ट्रेस तो है पर उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन रीजन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल की कहानी। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। जैसे हमने इंडिविजुअल स्ट्रेसर लिखे, ऐसा आएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, जॉब डिजाइन, एक लाइन छोड़ देना जॉब डिजाइन में। इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, यहां पे एक लाइन छोड़ देना। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में एक लाइन छोड़ देना। पर्सनल डेवलपमेंट, लास्ट आ गया कल्चरल डिजाइन, कल्चरल डिजाइन, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? Yes, from done. डन। अब लिखो जॉब डिजाइन में, ब्रैकेट में जॉब डिजाइन होता क्या है वो लिख लो पहले। जॉब डिजाइन को शॉर्ट में कहते हैं जेडी। व्हाट डू यू मीन बाय जेडी? इट मींस ऑर्गेनाइजिंग अ सेट ऑफ
organizing a set of tasks or an entire job, or an entire job. बस. JD means organizing a set of tasks or an entire job. क्या होता है JD? JD means कि भाई आप जो भी जॉब कर रहे हो उसको बेटर वे में डिजाइन कर लो, अपना टाइम टेबल, अपने शेड्यूल्स बना लो, है ना. क्या लिखा हमने? ऑर्गेनाइजिंग अ सेट ऑफ टास्क. आपको जो भी टास्क दिए हैं, दिन में आपको 7 टास्क हैं, तो उन 7 टास्क को अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लो, जैसे हम टाइम शेड्यूल्स बनाते हैं वैसे. इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप बहुत थक गए हो, बहुत परेशान हो, टेंशन है, लोगों से मिलो, कम्युनिकेट करो, इंट्रैक्शन करो, उससे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है. जैसे इंडिविजुअल में हमने पढ़ा ना, गेड़ी मारने जाना, वही चीज नेटवर्किंग, वही चीज यहाँ पे है कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट करो, कम्युनिकेशन करो, उससे उससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है. अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आपके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस. कंपनीज, बहुत कंपनीज कराती हैं. स्ट्रेस है, सब कंपनीज में है. जयपुर में तो फिर भी इतना ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे 6, 7, 8 बजे तक खत्म हो जाता है ऑफिस. आप दिल्ली जाओ, बैंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, बॉम्बे जाओ, वहां पे कैसे होते हैं, आपके मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, आप घर से निकलते हैं 7 बजे और घर पे पहुंचते हैं रात को 11 बजे. तो वो क्या है, आपको फिजिकली आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हो. तो आपको ये स्ट्रेस से हटाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कि किस तरह से आप स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकती है. हेल्थ पे फोकस करो, जरूरी है हेल्थ पे ध्यान देना. बीपी, डायबिटीज, सब कुछ कंट्रोल करना जरूरी है, सो दैट आपका जो स्ट्रेस है वो नहीं बढ़े. ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन मींस, लिखो ब्रैकेट में, हेल्थ के आगे एक वर्ड रह गया, प्रोग्राम्स. हेल्थ के आगे प्रोग्राम्स था, मैंने गलत वर्ड, मतलब हेल्थ के आगे एक वर्ड रह गया, प्रोग्राम्स. हेल्थ के आगे प्रोग्राम्स आते. ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन मींस, लिखो ब्रैकेट में, क्रिएशन ऑफ रोल्स, कॉमा प्रोसेसेस and structures to ensure organizational goals can be achieved. Organizational goals can be achieved. डन, लिख लिया. अब ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या है, आप अपने रोल्स, अपने प्रोसीजर्स, अपने स्ट्रक्चर्स को इस तरह से बनाओ. वही फिर से वही चीज आ जाती है जो जॉब डिजाइन में आई, आप अपने शेड्यूल से, टाइम के हिसाब से आपको काम करना है. ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन भी यही बोलता है कि जो भी आपके रोल्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल, लोअर, इस तरह से करो कि आपको वो कभी स्ट्रेस का पार्ट नहीं बने. अगर सबको अपनी अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली असाइंड होंगी, कभी वो स्ट्रेस का पार्ट नहीं बनेगा. लास्ट ये आता है पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट मींस, लिख लो ब्रैकेट में, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. पर्सनल डेवलपमेंट. अब एक इंडिविजुअल का पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, जब उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलेगी या उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती कंपनी, 1 आवर 2 आवर या 3 दिन 4 दिन का भी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सेशंस लिए जाते हैं जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके. अब हमने प्रॉब्लम पढ़ा था ना कि एक इंडिविजुअल की अगर स्किल्स डेवलप नहीं है तो भी वो एक स्ट्रेस का रीजन बनता है करियर डेवलपमेंट वाले पॉइंट में. तो वही चीज का सॉल्यूशन है कि आप एक अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करा सकती है कंपनीज. ठीक है. और लास्ट, वेरी वेरी लास्ट पॉइंट, कल्चरल डिजाइन. लिखो ब्रैकेट में, सिंपैथेटिक कल्चर, SYMPATHETIC, कॉमा,
कोऑपरेशन। बस कंपनी को क्या करना है, एक ऐसा सिंपैथी वाला कल्चर क्रिएट करना है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं, पॉलिटिक्स वाला नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स वाला नहीं। हमें एक सिंपैथेटिक कल्चर को क्रिएट करना है कि सब साथ मिलके ट्रस्ट के साथ पीसफुल वे में हार्मनी के साथ काम करें और कोऑपरेट करके काम करें। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स आपके किसके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। यस, चैप्टर खत्म। कोई डाउट? चैप्टर सिंपल था, कुछ ज्यादा ही था? ये सबसे इजी था, मैंने आपको बोला था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलो, डाउट है कुछ? समझ आया?